2024 का चुनाव मोदी की गारंटी बनाम राहुल की गारंटी में तब्दील होता नजर आ रहा है। अब की बार 400 पार के नारे के साथ लगातार तीसरी बार जीत का परचम लहराने को बेताब बीजेपी ने पीएम मोदी की अगुवाई में अपना संकल्प पत्र जारी किया। इसे 24 संकल्प के जरिए 24 के चुनाव में जीत का ब्लूप्रिंट बताया जा रहा है। पीएम मोदी ने हर संकल्प को मोदी की गारंटी बताया है। बीजेपी के संकल्प पत्र में कई बड़े बड़े वादों की झड़ी लगाई गई है। गरीबों के लिए 3 करोड़ घर बनाने का वादा है। फ्री राशन योजना को 2029 तक जारी रखने का संकल्प लिया गया है। साथ ही सत्ता में आने पर देश भर में यूसीसी लागू करने की बात कही गई है। बीजेपी ने संकल्प पत्र में ज्ञान यानी गरीबों, युवाओं, किसानों और महिलाओं पर जोर दिया है। बीजेपी का घोषणा पत्र जारी करने से पहले पीएम मोदी ने संविधान निर्माता अंबेडकर को उनकी जयंती पर याद किया और उन्हें नमन किया। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी के संकल्प पत्र को जुमला पत्र कहा है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने इस पर माफी पत्र कहकर तंज कसा है। तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया है कि मोदी सरकार ने अब तक जनता के लिए कोई काम नहीं किया है। इंडिया गठबंधन में कांग्रेस की सहयोगी शिवसेना उद्धव गुट सहित दिल्ली में 7 चुनाव लड़ रही आम आदमी पार्टी ने भी बीजेपी के संकल्प पत्र पर सवाल उठाए हैं। आपको बता दें कि बीते 5 अप्रैल को कांग्रेस ने चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी किया था, जिसमें 5 न्याय और 25 गारंटी का जिक्र था। कांग्रेस ने 30 लाख नौकरी से लेकर 400 रुपए प्रतिदिन मजदूरी करने, एमएसपी की गारंटी देने, जातिगत जनगणना कराने सहित अल्पसंख्यकों को पर्सनल लॉ की आजादी का वादा किया था। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या 24 के चुनाव में कौन सी गारंटी आगे पड़ेगी? घोषणा पत्र भारी पड़ेगा या संकल्प पत्र? यानी जनता किसके वादों पर भरोसा करेगी और अपना वोट करेगी? इस पर करेंगे विस्तार से चर्चा। सबसे पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। मोदी की गारंटी है, अब गरीब को उसका हक मिल रहा है और गरीब को लूटने वाले जेल जा रहे हैं। अपने कार्यकाल में उन्होंने ऐसा कोई बड़ा काम नहीं किया जो सारे देश के जनता को, युवाओं को, किसानों को उससे लाभ हो। गरीबों को 4 करोड़ पक्के घर बनाकर दिए हैं। 3 करोड़ और घर बनाने का संकल्प लेकर के आगे बढ़े। इस संकल्प पत्र या मोदी की गारंटी पत्र, जो भी ये नाम देना चाहें, इसका नाम माफीनामा होना चाहिए। हमारी सरकार समाज के अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति है, उसको समर्पित है। 76 पन्ने का ये मैनिफेस्टो है, ये असल में जुमला पत्र है। भारतीय जनता पार्टी का ये संकल्प पत्र देश के एम्बिशन है और जो देश का एम्बिशन है वही मोदी का मिशन है। भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा पत्र नहीं, जुमला पत्र पूरे देश को दिया है। ये जो संकल्प पत्र आया है, ये वो विश्वास है जिसको आने वाले 5 सालों में पूरा किया जाए। मैनिफेस्टो देखे हो, बिहार की जनता के लिए क्या है उसमें? मोदी की गारंटी 24 कैरेट सोने जितनी खरी मानी जाती है। 10 साल आपने राज किया है, तो 10 साल आपने क्या किया उस बारे में जनता को बताइए और वोट मांगिए। दुनिया में इतना प्रकार के भांति प्रकार के तनाव चलते हो, तूफान चलते हो, तब ऐसे समय में एक मजबूत, पूर्ण बहुमत वाली स्थिर सरकार की आवश्यकता अनेक गुना बढ़ जाती है। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी चलेगी या राहुल गांधी की गारंटी 2024 के लोकसभा चुनाव में? इसी मुद्दे पर बहस करने के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमानों का पैनल इस वक्त जुड़ रहा है। विश्वास सारंग, जो कि मध्य प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री, हमारे साथ जुड़ रहे। विश्वास सारंग जी, आपका बहुत स्वागत है। घनश्याम तिवारी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ रहे। घनश्याम जी, आपका भी बहुत स्वागत है। AK वाजपेयी, LJPR के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ रहे। वाजपेयी जी, आपका भी स्वागत है। और थोड़ी देर में दीपक झा जी, कांग्रेस के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहला सवाल विश्वास सारंग जी आपसे है। विपक्ष ये कह रहा है कि आपके संकल्प पत्र में महंगाई और बेरोजगारी का कोई जिक्र नहीं किया गया है। अब देखिए, सबसे
आश्चर्य की बात तो यही है कि कांग्रेस और कांग्रेस के नेता बिना किसी स्टडी के, बिना किसी जानकारी के बयान देने के आदी हो गए हैं। विगत 10 वर्षों में मोदी जी की सरकार ने जो कुछ किया है वो जनता के सामने है। 10 वर्षों में मोदी जी की सरकार ने मोदी की गारंटी के माध्यम से इस देश की तस्वीर और तकदीर दोनों बदली है। और जो मोदी की गारंटी 2024 संकल्प पत्र आज जो जनता के समक्ष प्रस्तुत किया गया जी, उसमें मोदी जी ने मोदी की गारंटी स्पष्ट रूप से इस बात को स्थापित करती है कि आगे आने वाला समय इस देश के पुनरुत्थान का समय होगा। मोदी की गारंटी है गरीब के कल्याण की, मोदी की गारंटी है युवा के उन्नयन की, मोदी की गारंटी है मध्यम वर्ग के विश्वास की, मोदी की गारंटी है बुजुर्गों के सम्मान की, मोदी की गारंटी है किसानों के उत्कर्ष की, मोदी की गारंटी है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की, मोदी की गारंटी है दुनिया का सबसे अच्छे मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में हिंदुस्तान की स्थापना करने की, मोदी की गारंटी है समृद्ध भारत की, मोदी की गारंटी है सुव्यवस्थित अर्थव्यवस्था की, मोदी की गारंटी है हर व्यक्ति को उचित इलाज देने की, मोदी की गारंटी है इस देश को परम वैभव तक पहुंचाने की, मोदी की गारंटी है विश्व बंधु के रूप में। लेकिन विश्वास सारंग जी, विपक्ष को आप विश्वास में नहीं ले पा रहे इस गारंटी में। केवल विपक्ष तो लगातार सवाल खड़े कर रहा है कि महंगाई बेरोजगारी गायब है आपके संकल्प पत्र से। आप विपक्ष से और क्या आशा करते हो? क्या विपक्ष हमारे संकल्प पत्र की तारीफ करेगा? आप समझते हैं कि क्या इतना सकारात्मक विपक्ष है क्या? मुख्य मुद्दा तो यही है, लोकतंत्र में तो विपक्ष से अपेक्षा यही है जो सही है उसको सही कहे और जो गलत है उसको गलत कहे। अब मैंने तो आज ये भी सुना है कि वो सुबह से कह रहे हैं कि 10 साल में मोदी जी ने कुछ नहीं किया। यदि इनको ऐसा लगता है तो उन करोड़ों लोगों से जाकर पूछें जिनके घर में रोज रसोई के लिए मुफ्त में अनाज मोदी जी भेज रहे हैं। यदि इन्हें पूछना है कि मोदी ने क्या किया है तो जाए और उन आयुष्मान कार्ड धारकों से बात करें जिनका 5 लाख रुपए तक का इलाज मोदी करवा रहे हैं। यदि इन्हें ये पता करना है कि मोदी की गारंटी फलीभूत हुई या नहीं हुई तो जाए और उन करोड़ों घरों को देखें जिनका निर्माण मोदी जी ने करवाया है। यदि इन्हें लगता है कि मोदी की गारंटी का क्या असर पड़ा तो जाए और उन शौचालय को देखें जिनके माध्यम से गांव में रहने वाली बहन बेटियों को अब जंगल में नहीं जाना पड़ता। चलिए विश्वास सारंग जी, मैं जवाब लेता हूं। घनश्याम तिवारी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। घनश्याम तिवारी जी, बीजेपी ये कह रही है कि उन्होंने गरीबों को अनाज दिया, आयुष्मान योजना दी, तमाम अपनी योजनाएं बीजेपी यहां पर गिना रही है, विश्वास सारंग जी गिना रहे हैं, फिर भी आप लोग को मोदी की गारंटी पर यकीन क्यों नहीं हो पा रहा है? नमस्कार विशाल जी, आपको, दर्शकों को और को पैनलिस्ट को। डॉक्टर अंबेडकर जी की जयंती पे मैं समूचे देश को शुभकामनाएं देता हूं। 3 बातें महत्वपूर्ण हैं। ये जो हर वर्ष 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का वादा था, स्विस बैंक से काला धन ला करके भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने का वादा था, किसानों को MSP दे करके उनकी आय दुगना करने का वादा था, हर परिवार को घर देने का वादा था, देश में सबका साथ सबका विकास करके एक मजबूत सरकार जिसकी सेना भी मजबूत हो, अग्निवीर जैसे घटिया कार्यक्रम उसकी सेना के ऊपर थोपे ना जाएं, इसका वादा था। ये क्या नटवर लाल की गारंटी थी या किसकी गारंटी थी? किसी की भी गारंटी उसकी पूर्व गारंटियों के हिसाब से तय होगी कि वो नरेंद्र मोदी की गारंटी है या नटवर लाल की गारंटी है। अगर इन 5-6 गारंटियों को रखा जाए आपके देश की जनता के सामने तो ये तो साबित होगा कि नटवर लाल की गारंटी थी। खैर, उसे छोड़िए, बात गारंटी की है ही नहीं, बात देश की ज़रूरतों की है। 2-3 ज़रूरतें ध्यान में आती हैं। जब भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता और वर्तमान वित्त मंत्री के पति कहते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड का घोटाला दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला है, तो क्या मोदी जी की गारंटी में इस भ्रष्टाचार से लड़ने की ताकत है जिसमें 13,000 करोड़ रुपए चंदा भारतीय जनता पार्टी को चंदा दो धंधा लो के माध्यम से मिला? क्या मध्य प्रदेश के मंत्री बता सकते हैं कि मध्य प्रदेश में ऐसी कितनी कंपनियां हैं जिन्होंने चंदा दो धंधा लो का काम किया? या फिर ये जो अखबार में आंकड़े छपते हैं कि 83% देश के युवा बेरोजगार हैं, भारतीय जनता पार्टी कहती है कि 44 करोड़ मुद्रा लोन बांटे गए हैं। इसका मतलब लगभग 26 करोड़ परिवार में हर परिवार में 2 मुद्रा लोन गए हैं।
क्या मध्य प्रदेश के मंत्री बता सकते हैं कि मध्य प्रदेश में ऐसे कितने परिवार हैं? चलिए मैं जवाब लेता हूं, मैं सीधा जवाब ले लेता हूं। इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाले के बाद ये सबसे बड़ा घोटाला जो है वो मुद्रा लोन घोटाला सामने आएगा और इस घोटाले की मार देश का युवा झेल रहा है। आपको विश्वास में क्यों नहीं ले पा रहे? जो अग्निवीर इस सरकार ने, घनश्याम जी जवाब ले लेता हूं। अंतिम बात, जो सरकार जिस सरकार एक आखिरी बात, जिस सरकार ने अग्निवीर से, मैं सेना के परिवार से आता हूं, जिस सरकार ने अग्निवीर से हर सैनिक के परिवार का और हर उस युवा का मनोबल तोड़ा है जो सेना में जाना चाहता है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग केवल नकली राष्ट्रभक्ति की बात करते हैं, असली वो लोग हैं जो सेना में डटकर देश के लिए। चलिए घनश्याम जी मैं जवाब लेता हूं। विश्वास सारंग जी, उसका मनोबल, विश्वास सारंग जी, आपने घनश्याम तिवारी को सुना, वो बहुत सारे आरोप एक साथ आपके ऊपर लगा रहे हैं कि हर वर्ष 2 करोड़ रोजगार का वादा था, काला धन वापस लाने का वादा था, अग्निवीर योजना को लेकर आपके ऊपर निशाना साध रहे हैं। आप क्यों नहीं विश्वास में ले पा रहे हैं घनश्याम तिवारी जी को? अब देखिए, घनश्याम तिवारी जी को विश्वास में मैं क्या कोई नहीं ले सकता। समाजवादी पार्टी हो या विपक्ष के नेता हो, उनका एजेंडा केवल यह है कि उन्हें हमारा विरोध करना है। मैंने कहा ना कि मोदी जी ने क्या किया और मोदी जी की सरकार में किसको क्या फायदा मिला, ये उन हितग्राहियों को जाकर पूछिए जिनको हित मिला है। मैं ये बात इंगित करना चाहता हूँ, जो मैंने शब्द बोला हितग्राही और लाभार्थी। देखिए, इस देश की आज़ादी के बाद इस देश में बहुत सारी पार्टी की सरकार रही है। पहली बार लाभार्थी और हितग्राही शब्द हमारी टर्मिनोलॉजी में जुड़ा है। इस देश की रोजमर्रा की जिंदगी में लोग कह रहे हैं कि मैं हितग्राही हूं क्योंकि सरकार के माध्यम से उसको हित मिला है। इतनी बातें कर रहे हैं घनश्याम तिवारी जी, तो ये बताएं कि उत्तर प्रदेश में इनकी सरकार थी तो क्या किया इन्होंने? भ्रष्टाचार के अलावा कुछ किया क्या? अब मैं देखिए इस बहस को मैं केवल राष्ट्रीय स्तर पर ही रखना चाहता हूं, पर अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री से अलग हटे थे तो उनके बंगले में क्या कुछ हुआ था, इसका जिक्र मैं इस बहस में नहीं लाना चाहता हूं। मुख्य मुद्दा यह है कि यह संकल्प पत्र इस देश के नवनिर्माण का संकल्प है। मोदी की गारंटी हर वर्ग के लिए है, सबका साथ सबका विकास की अवधारणा से जो हमारी सरकार चल रही है। दीपक झा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। मजबूत करने का ये मोदी का गारंटी है। एक वाक्य में जवाब देना चाहूंगा। घनश्याम जी जल्दी से 10 सेकंड, क्योंकि और भी मेहमान इंतजार कर रहे हैं, मैं फिर आपके पास आऊंगा। जल्दी से 10 सेकंड में। देखिए, मंत्री जी ने लाभार्थी की बात की, 2 लाभार्थी का जिक्र करता हूं। ये कारवां मैगजीन है जिसका टाइटल है इस बार का अप्रैल का, अयोध्या में राम मंदिर की आड़ में जमीन की लूट। ये देखिए घनश्याम जी, ये किसकी, ये मैं जिस तरीके से प्रेस के नहीं घनश्याम जी, देखिए प्रेस के रिपोर्ट बता रहा हूं कि दावों की पुष्टि हम यहाँ पर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आप संस्था हटा दीजिए, संस्था हटा दीजिए, लेकिन जो लाभार्थी इन्होंने बात की, 2 लाभार्थी के बारे में मंत्री जी को, जनता को बताना चाहिए। ये चंदा दो धंधा लो वाली जो लाभार्थी हैं, इनके लिए भारतीय जनता पार्टी के पास क्या प्रोग्राम है, और ये जो जमीन की लूट वाले लाभार्थी हैं अयोध्या में, इसके लिए मैं जवाब लूंगा, मैं आगे जवाब लूंगा क्योंकि संकल्प पत्र पर चर्चा हो रही है। दीपक झा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। दीपक झा जी, बीजेपी तो साफ तौर से ये कह रही है कि वो यूनिफॉर्म सिविल कोड देश भर में लागू करेगी। 1 नेशन 1 इलेक्शन को बीजेपी ने दोहराया है और आपने इसका विरोध किया अपने संकल्प पत्र में। बीजेपी कह रही है कि हम संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता भारत को दिलाएंगे, उसके लिए प्रतिबद्ध हैं, और फ्री राशन 2029 तक जारी रहेगा, किसान सम्मान निधि जारी रहेगी। विशाल जी, आप इस घोषणा पत्र से भाजपा की जुमलेबाजी से खुश हैं? आपको लगता है कि ये अपने वादे पूरा करेंगे? तो जिस तरह से आप विश्वास में नहीं आ रहे हैं, सारंग जी को विश्वास नहीं है कि मोदी जी के जो गारंटी है पूरे, तो जनता को करना है ना, मुझे और आपको करने से क्या फर्क पड़ेगा? आप भी जनता है, हम भी जनता है, भले आप पत्रकार हैं, हम एक पार्टी को प्रेजेंट करें, लेकिन है तो जनता ही ना। तो एक जनता के नाते इस देश को विश्वास नहीं मोदी जी के इन जुमलों पे। एक घोषणा और वादे तो 2013 से करते आ रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी के उन बड़े बड़े पोस्टरों का क्या हुआ जो आप भी देखते रहोगे, पूरे सड़क पे होर्डिंग्स लगी रहती है, बहुत हुई महंगाई की मार, बहुत हुई नारियों पे अत्याचार। विश्वास जी बताएंगे, वो मां से महंगाई, मां से मणिपुर दोनों गायब कर दिया आपने अपने घोषणा पत्र से। और देखिए, मोदी का घोषणा या भाजपा का घोषणा, फिर अगर हम मोदी जी से सवाल करेंगे, मोदी जी पे अटैक करेंगे तो कहते हैं मोदी जी को भला बुरा बोलते हैं। तो ये आप लोग कंफ्यूज कर दिया देश को। सवाल हम मोदी जी से करेंगे तो आप कहेंगे नहीं, मोदी जी से सवाल मत करिएगा, देखो ये मोदी जी से अटैक करते हैं। और रही बात आप फॉरेन पॉलिसी की क्या बात करते हैं? अभी वीजा फीस लंदन ने, इंग्लैंड ने, ब्रिटेन ने बढ़ा दिया। जहां पे 18,600 पाउंड होता था किसी रिश्तेदार या भाई बहन को बुलाने का, वहां पे 29,000 पाउंड कर दिया है।
सीधा सीधा। तो बात यह है कि भाजपा, देखिए मुन्ना भाई बन के गले में झप्पी मार के जादू की, इससे काम नहीं चलने वाला है। जाके ट्रंप की चमचागिरी करके प्रचार करके यहाँ मुन्ना भाई का काम नहीं चलने वाला है। भारत माता का विदेशी किसी नेता के बारे में और उससे संबंधित देश के प्रधानमंत्री के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग मैं चाहूंगा आपकी तरफ से डिबेट में। नहीं, मैंने कोई गलत बोला हो? मैंने कहा नहीं, देखिए आप ट्रंप की शब्दावली को दुरुस्त करिए। देखिए मैं ऐसे शब्द के प्रयोग की इजाजत आपको नहीं आप मत दीजिए, कोई बात नहीं। देश सुन रहा है और देश देख रहा था कि आप विदेशों में जाके दूसरे देश के राष्ट्रपति का चुनाव प्रचार करते हैं। ये भारत के गरिमा के लिए सही है क्या? दूसरी बात, अभी कल का ही एक उदाहरण ले लीजिए, हमारे हवाई जहाज को अरेस्ट कर लिया था, वहां पे किडनैप कर लिया था, जिसमें 15 भारतीय थे। तो फॉरेन पॉलिसी हमारा शिप नहीं था, वो इजराइल से संबंधित एक कंपनी मैं वही कह रहा हूं, उसमें 15 भारतीय थे। डिप्लोमेटिक रास्ते के जरिए उनको वापस लाने का प्रयास किया जा रहा है। चलिए मैं इन सारे मुद्दों पे आप किसानों की आय दुगनी की है क्या? और मछली पालन की बात करते हैं, मोदी जी अपने घोषणा पत्र में लाए। दूसरी तरफ कहते हैं महंगाई, मछली नहीं खाना चाहिए। तो मोदी जी खुद कंफ्यूज है भाई, महंगाई की बात नहीं करेंगे। और तीसरी बात कहूंगा, ये कह रहे हैं हम गैस सिलेंडर सस्ता करेंगे, सस्ती गैस देंगे। एक तरफ आप सस्ता गैस के नाम पे महंगा कर देते हो, 1100-1200 रुपए गैस पहुंचा देते हो, और फिर अपने घोषणा पत्र में कहते हैं कि हम सस्ता करते हैं। क्या है? मैं वाजपेयी से जवाब लेता हूं, ये तो जनता को वाजपेयी जी से जवाब लेता हूं। एक वाजपेयी जी, कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है कि आप एक तरफ गैस सिलेंडर को सस्ता करने की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ महंगा कर रहे हैं। महंगाई के मुद्दे पर एनडीए को घेरा जा रहा है यहां पर विपक्ष के द्वारा। देखिए पांडे जी, ऐसा है ना, कांग्रेस को तो समझना पड़ेगा कि घोषणा पत्र और संकल्प पत्र में फर्क होता है। घोषणा पत्र का मतलब है मैनिफेस्टो रिलीज कर देना जी, जो कि एक फॉर्मेलिटी है उनके लिए, डिक्लेरेशन करना। और ये है संकल्प पत्र। संकल्प लिया है कि करना है, तो संकल्प मीन्स कमिटमेंट के करना है, मतलब ऐसे नहीं छोड़ देंगे इसको। और 2009 में है चाहे 14 में है, जो संकल्प पत्र में लिखा है उसमें से 92% जाजी चेक कर लीजिए, 92% काम पूरे किए इस सरकार ने। फर्क समझना पड़ेगा, चाहे वो युवा के लिए है, चाहे महिला के लिए है, चाहे सैनिक के लिए है, चाहे किसानों के लिए। कौन सा ऐसा वर्ग है जिसके लिए काम नहीं किया? वाजपेयी जी को जुमला बोलना के इनके पास 3-4 चीजें रह जाती हैं। कौन सी 3-4 चीजें रह जाती हैं? एक तो वो काला धन की बात करते हैं, 15 लाख की बात करते हैं, और अभी तिवारी जी ने ये थोड़ा सा जोड़ दिया, धन डालो चंदा लो। इसका मतलब इनके हिसाब से बिल्कुल सही है कि 92% काम हुआ है, इसके अलावा इनके पास कुछ नहीं है। प्लीज अंडरस्टैंड, और देश की जनता भी यही समझ रही है। देखिए अभी जो हमने कमिटमेंट, जो काम रह गए हैं 8%, और उसमें प्लस ऐड करके क्या क्या घोषणाएं की है, उसमें सबसे बड़ी घोषणा ये समझ लीजिए, जो संकल्प लिया है कि बुजुर्गों की चिंता है। 70 साल से ऊपर के जो लोग हैं उनको क्या चाहिए? हेल्थ चाहिए सबसे पहले, कि सही अस्पताल मिल जाए, डॉक्टर मिल जाए, पैसे खर्च ना हो, पैसा होता नहीं है, उसकी सबसे पहले चिंता की है। 3 करोड़ महिलाओं को ड्रोन महिला बनाएंगे, लखपति। महिलाओं की चिंता है। यही सरकार है जो महिला के सशक्तिकरण के लिए नारी शक्ति वंदन बिल लेके आई। नहीं बताएगी ना किस सेक्टर में। और मुझे घोर आपत्ति है विशाल जी, आप पर भी, आपके चैनल पे भी, कि ये सज्जन प्रधानमंत्री को नटवरलाल कहेंगे और दूसरे सज्जन ये चमचागिरी वाली वर्डों का यूज करेंगे। यंग लोग हैं, भाषा का तो समझो ना। प्रधानमंत्री एक इंस्टीट्यूशन होता है, उसको तो आप क्रिटिसाइज करिए, क्रिटिसाइज करने को। यही इसलिए मैंने कहा गारंटी तो मोदी की देंगे। ये क्या हुआ? मोदी की गारंटी कॉर्पोरेट फंडिंग थी। देखिए मैं आप सभी से ये कहता हूं, किसी प्रकार के आप शब्दों का प्रयोग यहां पर करने का मैं बिल्कुल इजाजत नहीं दूंगा। अपनी बात पूरी करिए वाजपेयी जी, फिर मैं विश्वास सारंग जी के पास जाऊंगा। देखिए ये धंधा लो चंदा लो की बात करते हैं घनश्याम जी। कॉर्पोरेट फंडिंग पॉलिटिकल पार्टीज को अलाउ थी, लीगल थी, कानूनी थी, संवैधानिक थी कि नहीं थी? ये बताइए। तो जवाब आएगा हाँ जी बिल्कुल संवैधानिक थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने बंद कर दिया है, तो उसके बाद ना कोई चंदा दे रहा है ना कोई चंदा ले रहा है। चलिए कैसी बातें कर रहे हो? विश्वास सारंग जी क्या करते हो? आरोप चिपकाने की कोशिश करते हो, लेकिन चिपक नहीं पाता आरोप। विश्वास सारंग जी और भाग लिए। विश्वास सारंग जी, यूनिफॉर्म सिविल कोड आपके एजेंडे में है इस बार, तो क्या माना जाए देश भर के लिए कोई एक कानून आएगा या अलग अलग राज्यों से ही इसको आप पास कराने का प्रयास करेंगे जैसे उत्तराखंड में किया गया है? देखिए मैं फिर स्पष्ट करना चाहता हूं, हमारे संकल्प पत्र में जो है वो पूरा होगा। और एक बात और देखिए, एक कहावत है कि
हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। 10 साल का मोदी जी का ट्रैक रिकॉर्ड उठाकर देखिए। मोदी जी ने जो कहा है वो किया है। हम भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा है वो किया है। यदि हमने धारा 370 हटाने की बात की थी तो वो हमने की है। यदि हमने ट्रिपल तलाक हटाने की बात की थी तो वो हमने हटाया है। यदि हमने अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण की बात की थी तो वो हमने की है। और इस बार इस संकल्प पत्र में हमने अयोध्या जी को विश्व स्तर पर स्थापित करने की बात की है, तो वो हम करेंगे। जहां आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे हैं, जब हमने संकल्प पत्र में लिखा है तो वो हम पूरा करेंगे। लेकिन विश्वास जी, आप वन नेशन वन इलेक्शन के पैरोकार हैं। जो भी संकल्प पत्र में एक देश एक चुनाव के पक्ष में कहा गया है, लेकिन कांग्रेस की अगर हम गारंटी को देखते हैं उसमें इसका विरोध किया गया है। तो देखिए यही तो दिक्कत है। यही तो दिक्कत है। इस देश के निर्माण की जो बात होगी उसमें कांग्रेस समर्थन थोड़ी करेगी। कांग्रेस ने तो हर समय इस देश को तोड़ने की बात की है। वन नेशन वन इलेक्शन की जो पॉलिसी है या जो विचार है वो इस देश के लोकतंत्र को मजबूत करने का है और उसके साथ साथ इस देश में विकास कहीं अवरुद्ध ना हो उसकी एक अलग परिभाषा स्थापित करने की बात है। देखिए हर महीने 2 महीने 4 महीने में अलग अलग जगह इलेक्शन होते हैं, आचार संहिता लगती है, विकास के काम रुकते हैं, सरकार के काम रुकते हैं, पैसा बहुत खर्च होता है पूरे देश में। हम देखते हैं कि इसको लेकर बहुत बातें होती है। वन नेशन जब एक देश है तो एक साथ इलेक्शन होनी चाहिए और ये हमारी कटिबद्धता है। निश्चित रूप से ये हमारा संकल्प है और हम इस संकल्प को पूरा। दीपक झा जी, भाई एक देश एक चुनाव का विरोध क्यों? एक साथ चुनाव होंगे, संसाधन की बचत होगी, इसके अलावा समय की बचत होगी और बार बार मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट नहीं लगेगा तो विकास के काम भी तेजी से होंगे। कांग्रेस इसका विरोध क्यों कर रही है? देखिए इस देश में एक देश एक इलेक्शन हो चुका है, होता था, ऐसा नहीं कि कोई नई बात बताने जा रहे हैं मोदी जी। गड़े तो समर्थन कर दीजिए अगर पुरानी बात है की बात नहीं। जो आज के देश में आज की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए परिस्थिति में संभव ही नहीं है। आप लोकसभा चुनाव तो 3 महीने में 4 महीने में करा रहे हैं और बातें करते हैं एक देश एक इलेक्शन की। मोदी की सिर्फ एक गारंटी है, उसमें आप बेफिक्र होकर विश्वास कर लीजिएगा और मैं भी कर लेता हूं कि मोदी जी हैं तो भ्रष्टाचारियों को संरक्षण मिलेगा, मोदी जी हैं तो बलात्कारियों को संरक्षण मिलेगा, मोदी जी हैं तो भ्रष्टाचारियों से देश को बचना संभव नहीं है, मोदी जी हैं तो देश की महिलाएं सुरक्षित नहीं है। भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई हो रही है, भ्रष्टाचारी जेल जा रहे हैं। देखिए मोदी जी तो क्या गारंटी दे रहे हैं कि भ्रष्टाचारियों पर उनका एक्शन जारी रहेगा। देखिए आपने भी देखा कि हेमंता बिश्व शर्मा के ऊपर बहुत सारे केसेस हैं, नारायण राणे, शुभेंदु अधिकारी और यहाँ फिर नटवर लाल ना कहें और देश के प्रधानमंत्री को जुमलेबाज ना कहें, मुन्ना भाई ना कहें। दीपक जी की बात ऐसे शब्दों का प्रयोग मैं आपको नहीं करने दूंगा। मुझे आप माफ करिए, आप संसदीय भाषा का प्रयोग करके आप पूरी डिबेट को आगे बढ़ाइए। आपको मौका दिया जा रहा है, अपनी बात रखिए सही ढंग से। विशाल जी आप ये बताइए कि देश में प्रधानमंत्री की गारंटी चलेगी कि मोदी की गारंटी चलेगी? तो मैं प्रधानमंत्री को कुछ नहीं बोल रहा हूं, मैं मोदी जी को बोल रहा हूं। मैं प्रधानमंत्री को सम्मान से कहता हूं कि जो नरेंद्र मोदी जी राहुल गांधी के लिए नरेंद्र मोदी लगेंगे तब आप क्या करेंगे? उनकी गारंटी में क्या है? भ्रष्टाचारी आओ, गले लग जाओ, बच जाओ, बलात्कारियों आ जाओ, भाजपा में शामिल हो जाओ, बच जाओ। और जितने देखिए अजीत पवार के लिए किसने कहा था? देश के प्रधानमंत्री ने कहा था। उसकी कोई गारंटी है कि नहीं है? आज उन्होंने कहा था कि 70,000 60,000 करोड़ का घोटालेबाज और अगले दिन उप मुख्यमंत्री का पद उसको उपहार स्वरूप दे देते हैं। दीपक जी, तो इसको क्या बताएंगे? आप बताइए ना। आपने 2 पॉइंट बहुत आसानी से स्किप कर दिया। आपने यूनिफॉर्म सिविल कोड पर कुछ नहीं बोला। एक देश एक चुनाव आप कह रहे हैं कि पुराना है, लेकिन आप उसको अब नहीं, मैं आपको बता रहा हूं जो आज की परिस्थिति में नहीं है तो संभव नहीं हो सकता। मोदी जी को बात समझना पड़ेगा। मोदी जी देखिए थोड़ा पढ़े लिखे होते हैं व्यक्ति अगर तो बहुत अच्छी बात है, और जो पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है वो देश की भौगोलिक स्थितियों को समझता है। आप एक चरण में पूरे देश का चुनाव क्यों नहीं करवाए? आज बताइए, पूरे देश को बता दीजिए, चुनाव आयोग क्यों नहीं करवा पाए एक दिन में? दीपक झा जी, बात यह है कि 6 महीने साल भर आप चुनाव कराएंगे, ये संभव नहीं है। और संसद भवन में आप आएंगे, परिणाम आएगा तो चर्चा करेंगे। चलिए विश्वास सारंग जी जवाब दीजिए। कौन है एंकर? कौन
देखिए दिक्कत यही है, दीपक झा जी बिना तैयारी के आए हैं। नहीं, तैयारी आपकी है तो बता दीजिए ना, किसानों की दुगनी की है क्या? 2022 में आपका था वादा कि सबको पक्के मकान कर देंगे, आपने दिया क्या? जिन मुद्दों पे आप तैयारी करके 2013 तैयारी करवा रहे हैं, तो तैयारी आपकी है 2010 से 2013 से लेकर आज तक झूठ बोलेंगे, तो झूठ बोलने की तैयारी नहीं होती। दीपक जी विश्वास सारंग जी का जवाब आने दीजिए, आपको पूरा मौका दिया गया, फिर आपके पास आएंगे। विश्वास जी देखिए, मुझे लगता है कि हम राष्ट्रीय चैनल पर बैठे हैं तो इस बहस की डेकोरम को हमें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। मैं तो किसी के बीच में नहीं बोल रहा हूं, मैं अपेक्षा करूंगा कि मैं जब बोल रहा हूं तो बीच में ना बोला जाए। दीपक जी ने बातें की कि 1 नेशन 1 इलेक्शन पहले भी होता था, 1 नेशन 1 इलेक्शन कैसे हो पाएगा, आप 2 महीने में ये चुनाव करा पा रहे हो। दिक्कत तो यही है, बिना सोचे समझे, बिना पढ़े लिखे यहाँ पर आके बात करना और हमें जनता को भ्रमित करना, ये कांग्रेस की आदत हो गई है। 1 नेशन 1 इलेक्शन का मतलब है प्रोग्राम एक होगा, एक साथ इलेक्शन होंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि पूरे देश में एक ही दिन इलेक्शन हो जाएगा। हो सकता है वो 3 चरण में हो सकता है वो 4 चरण में हो। ये तो इलेक्शन कमीशन अपनी सुविधा के अनुसार प्रोग्राम को, कैलेंडर को डिसाइड करेगा। इसका मतलब ये थोड़ी है कि एक ही दिन में हो जाएगा और ये 2 महीने में क्यों करा, यदि कराना था तो एक ही दिन में कराना था। ये कुतर्क देना जो है ना, ये कुतर्क नहीं देना चाहिए। 1 नेशन 1 इलेक्शन का सीधा मतलब है पारदर्शिता। 1 नेशन 1 इलेक्शन का मतलब है सीधा सुशासन। 1 नेशन 1 इलेक्शन का सीधा मतलब है सरकारी पैसे का दुरुपयोग को रोकना। 1 नेशन 1 इलेक्शन का सीधा मतलब है इस देश में विकास की गति को कंटिन्यू रखना, उसमें अवरोध ना आना। 1 नेशन 1 इलेक्शन इस देश के लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए। अब इसका भी आप विरोध करेंगे, बिना सोचे समझे करेंगे। मैं पहले दिन से देख रहा हूं कांग्रेस के नेता बोल रहे हैं अरे लोकसभा के चुनाव तो एक साथ करा नहीं पाए, 4 चरण में करा रहे। अरे भाई 4 चरण में करा रहे हैं, इसका मतलब प्रोग्राम तो एक है ना। कैलेंडर में 4 दिनों में पोलिंग होगी तो 4 दिन में होगी, 5 दिन में होगी तो 5 दिन में होगी। विश्वास जी ने जवाब दिया। मैं अब घनश्याम तिवारी, एक साथ इलेक्शन होना। आपकी पार्टी का रुख 1 नेशन 1 इलेक्शन पर क्या है? क्या आप कांग्रेस के साथ सहमत है या बीजेपी के साथ सहमत है? और साथ ही क्योंकि आज बीजेपी के संकल्प पत्र में फ्री राशन को 5 साल तक आगे जारी रखने के लिए कहा गया है और किसान सम्मान निधि भी बीजेपी के द्वारा जारी रखने का वादा किया गया है, क्या ये विपक्ष की मुश्किलें बढ़ाने वाला वादा है? क्योंकि वो लगातार इस पर अभी भी काम कर रहे हैं। 2 बातें कहूंगा। ये मैं आपके दर्शकों से कहना चाहता हूं, ये चुनाव लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है। जब भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र के बारे में बात कहती है, ये हर वोटर को डराती है अपने कार्यों से। जैसे कि चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव में जेपी नड्डा भारतीय जनता पार्टी के सामान्य नेता नहीं है, वो देश के केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं और इनके अध्यक्ष हैं, दूसरी बार अध्यक्ष बने हैं। चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव में जिस तरीके से धांधली हुई उसको जेपी नड्डा सेलिब्रेट कर रहे थे और उस समय संसद चल रहा था, प्रधानमंत्री ने एक शब्द नहीं बोला। जो लोग लोकतंत्र को धांधली का अड्डा बना लें उनके मुंह से 1 नेशन 1 इलेक्शन या कोई भी रिफॉर्म अच्छा नहीं लगता, चाहे वो इलेक्टोरल बॉन्ड हो, लोकतंत्र को धांधली का अड्डा बनाया गया, या चंडीगढ़ का मेयर का चुनाव हो, लोकतंत्र को धांधली का अड्डा बनाया गया। पार्टी का रुख क्या है एक देश एक चुनाव पर? बिल्कुल मेरे पार्टी का रुख यह है कि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र को धांधली का अड्डा बना रही है, उनकी किसी भी रिफॉर्म पर हमें भरोसा नहीं है। दूसरी बात आपने कहा कि जनता के बारे में, ये हमारा घोषणा पत्र है जो कि अधिकार पत्र है। जब लोकतंत्र में जो सरकार है वो आप पे हमला करने लगे तो सबसे बड़ी बात है कि संविधान ने जो जनता को अधिकार दिए हैं उन्हें बचाने के लिए काम किया जाना चाहिए। क्या हमारे देश में महंगाई से लड़ने का अधिकार गरीब के पास नहीं होना चाहिए? क्या भारतीय जनता पार्टी के पास ये अधिकार होना चाहिए कि आपसे चुनाव में कहे कि 50 रुपए का पेट्रोल होगा और जब चुनाव के बाद 100 रुपए का कर दे, या आपसे कहे 500 का सिलेंडर होगा और चुनाव के बाद 1000 का कर दे? क्या भरोसा है कि इसके बाद ये लोग 2000 का सिलेंडर ना कर दें और 200 का पेट्रोल ना कर दें? इन्होंने एक करके दिखाया है। क्या हमारे किसान के पास MSP का अधिकार नहीं होना चाहिए? ये बता रहे थे कि ड्रोन दीदी की बात कर रहे थे। हमने ड्रोन किसान देखे हैं जिनके ऊपर ड्रोन से फायरिंग होती है और विश्वास जी जैसे भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर मंत्री ताली बजाते हैं बैठ करके जब किसानों के जमीन के नीचे शूल चुभाए जाते हैं और उनके सड़क को सरहद बना दिया जाता है। लेकिन घनश्याम जी, बीजेपी ने MSP का जिक्र अपने संकल्प पत्र में किया है, वो ये कह रहे हैं कि हमने MSP को बढ़ाया है और आगे भी बढ़ाते रहेंगे। डरे हुए हैं क्या? खुल के नहीं बोल सकते जो प्रधानमंत्री ने 2014 में, इसीलिए मैंने नटवरलाल का जिक्र किया। नहीं देखिए घनश्याम जी देखिए, किसी भी असंसदीय शब्द का प्रयोग ना किया जाए। आप बहुत सम्मानित प्रवक्ता है, मैं उम्मीद करूंगा कि इस डिबेट की गरिमा को बनाकर रखा जाए।
प्रधानमंत्री जी की इस घोषणा पत्र में, प्रधानमंत्री जी की संकल्प पत्र में प्रधानमंत्री की 60 से 70 तस्वीरें हैं। 65, 69 पेजों का घोषणा पत्र, उसमें 70 तस्वीरें प्रधानमंत्री जी की हैं। क्या भाषण नहीं लिख सकते थे या कोर्ट नहीं लिख सकते थे कि प्रधानमंत्री जी ने कहा था 2022 तक किसानों की आय दुगनी हो जाएगी? चलिए घनश्याम जी, मैं जवाब लूंगा, लेकिन उससे पहले मैं बीजेपी के विश्वास सारंग जी से आपके इन आरोपों पर जवाब लूंगा। लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रधानमंत्री को जेल में डालने वाले बयान पर राजनाथ सिंह ने बिहार से जोरदार पलटवार किया है। बिहार के बांका में रैली को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, किसी में इतना दम नहीं है कि वो पीएम को जेल में डाल सके। इसके अलावा राजनाथ सिंह ने यह भी कहा कि विपक्षी दल के लोग कहते हैं कि वो परमाणु बम को खत्म कर देंगे, ये कैसे कर सकते हैं? चीन और पाकिस्तान के पास ये बम है। आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा है राजनाथ सिंह ने। और बहनों भाइयों, आपने रामायण काल में भी देखा है कि जिनके अंदर अहंकार पैदा होता है उनका हश्र क्या होता है। और इस हद तक मन बढ़ जाता है, कभी कभी कहते हैं हमारी सरकार बन जाएगी तो मोदी जी को हम जेल में डाल देंगे। किसने मां का दूध पिया है जो मोदी जी को जेल में डाल देगा? ये रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बिहार में एक चुनावी रैली के दौरान विपक्षी दलों को सीधे चुनौती दी है। हम एक बार फिर से विश्वास सारंग जी के पास चलते हैं। विश्वास सारंग जी, समाजवादी पार्टी कह रही है कि एमएसपी की गारंटी आप लोग नहीं दे रहे हैं, एमएसपी बढ़ाने की बात तो कर रहे हैं। नहीं, देखिए, सीधा सीधा हमारे संकल्प पत्र में हमने लिखा है कि हम एमएसपी का प्रसार करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, आप देखिए, मुख्य मुद्दा यही है। देखिए, कांग्रेस समझ नहीं पा रही, समाजवादी पार्टी विपक्ष समझ नहीं पा रहा कि किसान की आशा आकांक्षा क्या है। हमने स्पष्ट कहा है कि बीज से लेकर बाजार तक हम किसानों की आय बढ़ाने का पूरा प्रयास करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात है, किसान की खेती मतलब बीज, उसकी खेती, उसका इरिगेशन, उसका पानी, उसकी फसल, उसका व्यापार, उसकी फसल का पूरा बेचने की सुविधा, ये सबको लेकर हमने अपने संकल्प पत्र में स्थान दिया है। हमने कहा है हम एमएसपी का प्रसार करेंगे, हमने कहा है कि हम फसल की बीमा का पूरी व्यवस्था करेंगे, हमने कहा है कि हम पूरी तरह से प्राकृतिक खेती को आगे बढ़ाएंगे, हमने कहा हम पूरी तरह से नैनो यूरिया और ड्रोन दीदी के माध्यम से फसल के उन्नयन के लिए, उसको और अच्छा बनाने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। ये हमारे मोदी की गारंटी है। अब केवल एक बात को लेकर बातचीत करना, लोगों को गुमराह करना, ये कांग्रेस की आदत है, ये समाजवादी पार्टी की आदत है। विश्वास जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं, थोड़ा सा मेरा जी आप बात पूरी करिए, फिर मैं आपसे सवाल लेता हूं। जी नहीं, मेरा ये कहना है, घनश्याम तिवारी जी ने अभी बहुत बातें की और राम मंदिर को लेकर भी उन्होंने अनर्गल बातें की। मैं ये कहना चाहता हूँ, राम भक्तों पर गोली चलाने वाले लोग, उनकी हत्या करने वाले लोग यहाँ पर बैठकर बड़ी बड़ी बातें करेंगे, ये शोभा नहीं देता। मुझे लगता है कि इस तरह की बयानबाजी, खासकर राम मंदिर को कंट्रोवर्सी में लाना, राम मंदिर के निर्माण पर विवाद करना, ये उचित नहीं है। वो कांग्रेस पार्टी जो राम के अस्तित्व को लेकर हलफनामा देती है और वो समाजवादी पार्टी जो राम भक्तों पर सरेराह गोली चलाती है, वो क्या जानेंगे राम भक्तों की पीड़ा को और राम भक्तों की आस्था को। दीपक झा जी, देखिए, राम मंदिर का संकल्प बीजेपी ने लिया तो उसको पूरा किया, अब तो उनका संकल्प नया आ गया, यूसीसी आ गया है, आप लोग की चुनौती बढ़ने वाली है। देखिए विशाल जी, हमने हमेशा कहा था कि भारतीय संविधान में, भारत की संसद में और भारत की न्यायिक प्रक्रिया में हमारा संपूर्ण विश्वास है और आपको भी विश्वास होगा। तो बताएं कि भाजपा ने बनवाया है क्या राम मंदिर? ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार बनाया, पूरे देश में शांति और सौहार्द रहा है। पूरे देश में राम का अस्तित्व नहीं है, राम का अस्तित्व नहीं है, ये हलफनामा किसने दिया? देखिए, राम का अस्तित्व नहीं है, ये हलफनामा किसने दिया? कि हमारे बीच में कोई नहीं बोलता। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, राम का अस्तित्व नहीं है, ये हलफनामा किसने दिया? दीपक जी, हलफनामा देना क्या गुनाह है क्या? सुप्रीम कोर्ट भारत का है, न्याय व्यवस्था भारत की है, आस्था में तर्क और
राम के अस्तित्व को लेकर हलफनामा दे रहे हैं, गुनाह नहीं, गुनाह से भी ज्यादा है। जान के और पानी पीजिए छान के। तो गुरु बनाने से पहले, भगवान को आस्था पूजने से पहले उससे आप वाद विवाद संवाद कर सकते हैं। स्वामी विवेकानंद भी जब गए थे रामकृष्ण परमहंस के पास तो उन्होंने पूछा था आपने ईश्वर को देखा है क्या? तो तर्क हमारे संस्कृति की, हमारे अध्यात्म का पहला प्रथम सोपान है। तो विश्वास जी इतना तो रखिए, भगवान ने हमको पैदा किया है, आपने भगवान को पैदा नहीं किया। राम ने हमको लाया है, राम को आप नहीं लाए। तो इस तरह के अनर्गढ़ अलाप मत करिएगा। इस तरीके से देश को आपने, जनता ने देश को आपको चुना था कि आप महंगाई से राहत दें, बेरोजगारी से राहत दें। तो 30 लाख सरकारी पद खाली करके बैठे हुए हैं आप, और बेशर्मी की बात करते हैं यहाँ पे कि हम ऐसा कर देंगे, हम ऐसा कर देंगे। 10 साल हो गए आपको, 10 सालों में आपने क्या किया? दीपक जी, आप कह रहे हैं कि भगवान राम का जो मंदिर बना है सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बना है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और आप ये कह रहे हैं कि भगवान ही सबको लाते हैं, वो भी आप सही कह रहे हैं। लेकिन मेरा एक सवाल ये है कि 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर का उद्घाटन हो गया, आपके जो शीर्ष नेता हैं वो अब तक अयोध्या नहीं जा पा रहे हैं, रामलला के दर्शन नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, अब मैं ईशोपनिषद का एक श्लोक है वो आपको बोलता हूं और बताता हूं, सारंग जी भी आप भी सुन लीजिएगा, शायद ज्ञान चक्षु आपके खुल जाएंगे। ईशावास्मिदं सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीता माग्रह कशुसिद्धनम। इसका मतलब इनको नहीं पता होगा, मैं बता देता हूं कि संपूर्ण चराचर पृथ्वी ईश्वर का आवास है। हर जगह, हर कण में ईश्वर का आवास है। तो आप कहां जाते कहां नहीं जाते आपकी आस्था है। और हमारे नेता राहुल गांधी जी ने कहा था कि भाजपा का कार्यक्रम में हम नहीं जाएंगे, राम तो कभी भी वहां पे हमेशा के लिए विराजमान है, तो राम के लिए हम हमेशा जाएंगे, कभी भी जा सकते हैं। चुनावी माहौल में जाना, फरवरी बीत गया, मार्च बीत गया, अप्रैल में चल रहे हैं। नहीं, इसका भाई कभी भी चले जाएंगे। इस देश में 33 कोटि देवी देवता हैं, गंगा है, यमुना है, हर तरह की नदियां हैं। लोगों को बड़ी उम्मीद थी कि जब यूपी से भारत जोड़ो न्याय यात्रा गुजर रही थी शायद राहुल गांधी चले जाएं। देखिए, भारत जोड़ो यात्रा का जो रूट बना हुआ था वो अयोध्या में था नहीं, तो जाने की बात ही नहीं है कि वहां के हम नहीं जाएंगे। इसमें फंसाने की बात ही नहीं कि आप लोग हमको फंसाना चाहते हैं। दीपक झा जी गए नहीं तो सवाल तो उठेंगे ही ना। विशाल जी, चुनाव ईश्वर के नाम पे होता है कि धर्म के नाम पे होता है कि संविधान के लिए होता है? कि लोगों को पेट में खाना कैसे मिलेगा, रोजगार कैसे मिलेगा, इस बात पे चुनाव। मैं जवाब लेता हूँ। विश्वास मैंने तो कहा कि मेरी आस्था ईश्वर में समर्पण पूरी तरीके से। लेकिन जवाब ले लेते हैं। विश्वास सारंग मुझे सर्टिफिकेट देंगे? चलिए मैं जवाब लेता हूँ। विश्वास जी, अब देखिए, दीपक जी खुद ही कंफ्यूज हो रहे हैं और एक तरफ वो ये कह रहे हैं कि दूर करिए ना पूरे देश की यात्रा का रूट नहीं था, इसलिए अयोध्या नहीं गए। दूसरी तरफ बोल रहे हैं कि सब जगह, सभी जगह भगवान है, तो क्या ये अयोध्या के राम मंदिर का विरोध कर रहे हैं? ये बताएं कि अयोध्या में राम मंदिर बनने का ये विरोध कर रहे हैं। और दूसरी बात ये कह रहे हैं हलफनामा तो दिया जा सकता है, हलफनामा दिया जा सकता है। दीपक झा जी, आपने सवाल उठाया, जवाब से भी ज्यादा है राम के। हाँ विश्वास जी, बात पूरी करिए, फिर मैं घनश्याम तिवारी जी और वाजपेयी जी के पास जाऊंगा। देखिए, दीपक जी कह रहे हैं कि हर जगह भगवान विराजमान है, तो क्या ये अयोध्या के राम के जन्म स्थान पर राम मंदिर बनने का कांग्रेस विरोध कर रही है? ये ऑफिशियल प्रवक्ता है यहाँ पर आज चैनल पर बोल दे क्या विरोध कर रहे हैं। देखिए, ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं, दीपक झा जी, असंसदीय शब्दों का प्रयोग नहीं, आप इस तरह किसी पर्सनल अटैक नहीं, ये गलत बात है, ये गलत बात है। दीपक जी, आप तो संस्कारी नहीं होंगे, मैं संस्कारी हूँ। नहीं दीपक जी इस तरह से नहीं, दीपक जी इस तरह से नहीं, दीपक जी इस तरह से नहीं। विश्वास सारंग जी की बारी है, एक एक कर दीपक जी, एक एक कर। विश्वास सारंग जी, देखिए, दूसरी बात इन्होंने कहा क्या राम के खिलाफ हलफनामा देना जुर्म है? जी जुर्म नहीं है, जुर्म से भी बड़ा है। गुनाह नहीं है, गुनाह से भी ज्यादा बड़ा है। आप राम के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हो। आप यहाँ पर 2 श्लोक बोलकर अपने आप को बहुत विद्वान प्रदर्शित करने की कोशिश कर रहे हो, तो शब्दों से विद्वान नहीं होता, सोच से विद्वान होता है। दीपक जी, मैं निवेदन करूंगा, मैं बिलो द बेल्ट बात नहीं करता हूं।
मैं बिलो द बेल्ट बात करने की आदत नहीं है मेरी। मैं बहस को बौद्धिक स्तर पर ले जाना चाहता हूं, सड़क पे चौराहे की बौद्धिक बहस पर मैं नहीं पढ़ना चाहता। मैं निवेदन करना चाहता हूं, कांग्रेस ने गलत किया है, गलत किया है, गलत किया है। इस देश के बहुसंख्यकों पर कुठाराघात किया है। जहां तक आपने चंदे की बात की, यह बहुत आपत्तिजनक है। राम के मंदिर को और अयोध्या को विवाद में ना लेके आए, वही ठीक रहेगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं, संकल्प पत्र पर यह बहस चल रही है, संकल्प पत्र पर बहस रहेगी तो ज्यादा उचित होगा। चलिए विश्वास जी, देखिए आपके संकल्प पत्र में इस बात का जिक्र किया गया है कि आपने राम मंदिर आपके कार्यकाल में बनकर तैयार हुआ है, इसलिए राम मंदिर पर यह बात, ये चर्चा आई है। खैर वाजपेयी जी, यही सवाल आपसे है। विपक्ष कह रहा है कि वो जातीय जनगणना कराएंगे, SC ST OBC का कोटा बढ़ाएंगे, 30 लाख पदों को भरेंगे, MSP की लीगल गारंटी देंगे। विपक्ष की गारंटी ये है और आपकी गारंटी, आप जान रहे आज बीजेपी ने क्या जारी की है। किसकी गारंटी भारी पड़ने वाली है? पांडे जी, ऐसा है विपक्ष का, देखिए गारंटी उसी आदमी की भारी पड़ती है जिसकी विश्वसनीयता होती है, जिसने 10 सालों में काम किया है। जनता उसके काम के वजह से वोट देगी और उसकी गारंटी को मानती है। आपने पीछे भी चुनाव में देखा हुआ है। सवाल इस बात का है कि ये विपक्ष के लोग सिर्फ तुष्टीकरण की तरफ आकर्षित है। सिर्फ एक ही नारा है इनका, तुष्टीकरण। सनातन धर्म को गाली देना है और तुष्टीकरण के लिए बाकायदा उसमें मैनिफेस्टो में इन्होंने लिखना, अपने मैनिफेस्टो में, कि जब हम सरकार में आएंगे तो अल्पसंख्यकों के छात्रों को स्कॉलरशिप देंगे, सिर्फ उन्हीं लोगों को। उसके बाद दूसरी बात इन्होंने लिखी कि हम हर बैंक मैनेजर को इंस्ट्रक्शन देंगे कि उनको स्पेशल अलग से लोन दिया जाए। क्या है मतलब एक समाज के लिए? आप देखिए, संविधान इजाजत नहीं देता इसकी। आई एम सॉरी, संविधान इजाजत नहीं मैंने देता। सुना है, तो आप बता दीजिए अल्पसंख्यक का मतलब क्या होता है। नहीं, बात तभी आगे बढ़ेगी। अल्पसंख्यक का मतलब बताइए, स्पष्ट करिए, शब्दों में मत घुमाइए ना। दीपक जी जवाब आने दीजिए। वाजपेयी जी काफी जानकार आदमी है, संविधान के जानकार है, जानकार व्यक्ति है, इसलिए वाजपेयी साहब को आप सुनिए। वाजपेयी साहब को सुनिए। अल्पसंख्यक का मतलब स्पष्ट करिए पहले। अरे सुन, मैं वही बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ। AK एंटोनी साहब की रिपोर्ट पढ़ लीजिए। AK एंटोनी साहब की रिपोर्ट, जो आपके डिफेंस मिनिस्टर भी थे, उनकी रिपोर्ट पढ़िए। उन्होंने क्या कहा है कि कांग्रेस का जो 40 सीटों पे असर हुआ है, ये सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण की वजह से हुआ है। किसका तुष्टीकरण करते हो? साहबानों का केस किसने पलटा था? किसको कह रहे हो ये बातें कि अल्पसंख्यक क्या होता है? किसको गुमराह कर सकते हो? बीजेपी की सहयोगी पार्टी LJP आरोप लगा रही है कि सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण कर रहा है। आप लोगों के ऊपर तुष्टीकरण का आरोप लगाया जा रहा है। घनश्याम तिवारी, आपसे ही सवाल है। देखिए, मैं आपके दर्शकों से निवेदन करना चाहता हूं कि आप भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र पढ़ें, उसमें प्रधानमंत्री की जो 70 तस्वीरें हैं वो भी देखें, और उसके बाद हमारा अधिकार पत्र पढ़ें और फिर सोचिए। कोई भी देख सकता है, क्योंकि हर पृष्ठ पे है, किसी पृष्ठ पे 4 तस्वीरें हैं, वो छोड़ दीजिए। लेकिन बड़ी साधारण सी बात है कि अगर आपको लगता है कि हमारे देश में जो युवा 18 साल का होता है उसकी पहली नौकरी की गारंटी होनी चाहिए, तो भारतीय जनता पार्टी उसके खिलाफ है। अगर आपको लगता है कि किसानों के पास MSP का प्रोटेक्शन होना चाहिए, MSP गारंटी होनी चाहिए, भारतीय जनता पार्टी से खिलाफ है। इनके घोषणा पत्र में सिर्फ इतना लिखा हुआ है कि हमने प्रमुख फसलों के लिए MSP में अभूतपूर्व वृद्धि की है, हम समयविरुद्ध तरीके से MSP में वृद्धि को जारी रखेंगे, पृष्ठ नंबर 22, जो कि एक खोखली बात है। तीसरी बात, अगर आपको लगता है कि हमारी बेटियों का सम्मान इसमें है कि जो बेटियों का, चलिए घनश्याम जी, फिलहाल वक्त हमारे पास इतना है। आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े, आप सभी को बहुत शुक्रिया। आगे भी चुनाव से संबंधित तमाम मुद्दों पर हम बहस करते रहेंगे।